सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में मैं कुछ एडवाइस और कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह शेयर करूंगा उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 10 अप्रैल को है। मतलब आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो 3 अप्रैल को पेपर हुए थे ना DSSB PRT के, तो वो थोड़े हार्ड लेवल के हो गए थे। मतलब फरवरी और मार्च में जो पेपर हुए थे वो तो ईजी थे, उसमें जो पार्ट ए आ रहा था और बी आ रहा था वो तो इजी आ रहे थे। पर अचानक से क्या हुआ, 3 अप्रैल को पेपर जो था वो थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड हो गया था। तो अब उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 10 अप्रैल का जो पेपर होगा पीआरटी का, उसके लिए। और एक और चीज, कई बच्चों ने हमें कमेंट में बताया था कि उनका जो टाइम मैनेजमेंट था ना उसमें बहुत इशू हो रहा था, उनको उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब क्या बोलते हैं, एक तो सेक्शन वाइज होता है DSSB में, है ना, और फिर उसके बाद 200 क्वेश्चन है 120 मिनट में, यानी कि 2 घंटे में। तो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट का इशू तो रहेगा। और क्योंकि सबसे पहला सेक्शन जो है वही रीजनिंग का खुलता है, तो वही क्या होती है, टाइम टेकिंग होती है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो जो 3 अप्रैल को पेपर हुआ था ना, वो हार्ड आया था। तो आपको ऐसी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि अगर पेपर हार्ड भी आए तो आप मतलब ऐसा इतना अटेम्प्ट कर लो कि जिससे आप सेफ जोन में आ जाओ। तो वो क्या करना पड़ेगा अब, क्योंकि 3 अप्रैल का जो पेपर आया था वो हार्ड आया था, यानी इसका जो लेवल था, सेफ्टी थी, वो हार्ड थी, ठीक है। और फिर उसके बाद अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 10 अप्रैल को जिनका भी पेपर है उनके लिए। अब आपको ये चीज पता है कि जो 10 अप्रैल वो लास्ट पेपर होगा, किसी को भी नहीं पता है कि वो हार्ड आएगा या फिर इजी आएगा। पर आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करोगे खुद को, तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती है, कि नहीं। तो इसीलिए हम बिल्कुल आपको अच्छे से बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। और प्लीज हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 1K तक मुझे इस चैनल को लेके जाना है। फिर आगे हम और भी क्लासेस चलाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के लिए। अभी DSSB ASO की जो क्लासेस हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए वो चल रही हैं। फिर उसके बाद मैं जीके भी करवाऊंगा आपको और हिंदी भी करवाऊंगा। तो खैर, अब हम बात करते हैं पार्ट ए की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। तो देखो, पार्ट ए जो है ना, उसमें हमारे कितने सब्जेक्ट आते हैं, 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना। 5 सब्जेक्ट आते हैं और आपको पता है कि इस पेपर में ये सेक्शन वाइज होता है, यानी सेक्शन वाइज खुलता है। तो सबसे पहला जो हमारे सामने सेक्शन आता है वो आता है हमारा रीजनिंग का। अब क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे थे कि जिनका पेपर 3 अप्रैल को था ना, तो रीजनिंग जो थी ना वो काफी टाइम टेकिंग थी, पता, टाइम टेकिंग वाली आई थी। उसमें वो जो बॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा थे बॉक्स वाले, और कुछ सिटिंग अरेंजमेंट वाले थे ना, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, कई बच्चों ने सोचा कि इसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, पर वही बात है कि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग गया था। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पहले जो फरवरी और मार्च में पेपर हुए थे उसके कंपैरिजन में पेपर जो है वो इजी आ रहा है, बिल्कुल नहीं। अब क्योंकि लेवल भी उसका हार्ड हो चुका है। तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन बॉक्स के थे, मतलब होता है ना एक के ऊपर एक बॉक्स वाला, वो आया था। और कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के थे, और सिटिंग पता है हमें, ये जो 2 टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, ये टाइम टेकिंग ही होते हैं और इनमें मतलब काफी टाइम लग जाता है। तो जिसकी अगर रीजनिंग अच्छी है, मतलब स्पीड अच्छी है रीजनिंग में ऑब्वियसली, तो वो तो कर लेगा। पर यही है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आप घर पे मॉक देते हो या लाइब्रेरी में मॉक देते हो, तो उस टाइम का जो एनवायरनमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो। वहां पे टाइम इतनी जल्दी जाता है ना, टिक 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 करके इतनी जल्दी जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता। आप 2 मिनट के लिए क्वेश्चन देखोगे, आपको पता चलेगा कि 5-10 मिनट ऐसे ही चली गई और उसका फिर पता भी नहीं चलता। इसलिए हमारी जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि हम टाइम को कैसे अच्छे से मैनेज करें। तो रीजनिंग के लिए देखो, मैं बताऊं ना, अगर आइडल टाइम आपको करना है ना, तो 20 से 25 मिनट रखो बस, इससे ज्यादा बिल्कुल भी मत रखो। और 20 से 25 मिनट में अगर हो पाए ना, तो आप 15-16 क्वेश्चंस ऐसे कर लो एक्यूरेसी के साथ, जो आपके बिल्कुल करेक्ट हो। आपको ये नहीं करना, आपको पूरे 200 में से 200 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, इस बात को दिमाग में रख लेना कि हमें बिल्कुल भी पूरे अटेम्प्ट नहीं करने, हमें रैंक 1 बिल्कुल भी नहीं लेके आनी है। हमें उतना करना है जितने से हमारी जॉब लग जाए और जितने से हम आगे चले जाएं, ठीक है। तो मतलब 20 से 25 मिनट आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे रीजनिंग के लिए। अगर रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट आपको लग जा रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि उस क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करना हम नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसे पेपर में, वो भी। तो इसलिए रीजनिंग के लिए 20-25 क्वेश्चन, मतलब 20-25 मिनट इनफ है।
और उसमें 15-16 अगर क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया एक्यूरेसी के साथ। अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो और भी बढ़िया। पर आपको 20-25 मिनट टारगेट लेके ही चलना है, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से हो पाएगा। अब फिर रीजनिंग के बाद हमारा जो सेक्शन आता है वो कौन सा खुलता है? रीजनिंग के बाद हमारी आती है जीके जीएस। तो जीके जीएस तो देखो, जीके जीएस के बारे में अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो बच्चे बता रहे थे कि एकदम अनप्रेडिक्टेबल आई थी, और कुछ बच्चे ऐसे भी बता रहे थे कि जो रीजनिंग थी ना वो थोड़ी डीप में से थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उसको नहीं पढ़ा होगा, पर थोड़ी डीप में थी। और कुछ कुछ भी मतलब अलग से ही एकदम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके से भी एक दो क्वेश्चन आ रहे थे, और जो भी क्वेश्चन आ रहे थे मतलब उनको करंट के साथ लिंक कर दिया जा रहा था। तो जीके के लिए आपको देखो क्या करना है, जीके के लिए आपको कुछ नहीं करना, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है बस उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर आप अभी नया टॉपिक छेड़ोगे तो आपका जो पिछला है वो भी आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। तो इसलिए जीके जीएस के लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जीके जीएस को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि इसके अलावा भी 180 नंबर का कंटेंट और आता है पेपर में। आप जीके जीएस के लिए देखो 5 से 10 मिनट बहुत हैं, क्योंकि जीके जीएस में क्या होता है, अगर आपको आता है तो आप टिक करके आगे बढ़ो, नहीं आता है तो भी आगे बढ़ो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है जीके जीएस में टाइम वेस्ट करने का। और जीके जीएस में वही आ रहे हैं कि स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स हैं, और जो नॉर्मल जीके हो रही है, नॉर्मल जीके आती है वो भी है, पॉलिटी वगैरह, साइंस वगैरह। साइंस जो है उसके एनसीईआरटी लेवल के बेसिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं, पर वो मिक्स्ड हो रहे हैं। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए साइंस से या फिर जीके में। तो जीके जीएस के लिए यही है कि मतलब फालतू के अटेम्प्ट बिल्कुल मत गैस करना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ नहीं होगा, फालतू में आपके नंबर कटेंगे जीके जीएस में, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टे जो आ रहे होंगे वो भी आपके कट जाएंगे। और जीके जीएस के लिए अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको बस रिवाइज करते रहो, जो भी आपको आता है बस उसी पे रिलाई करो इस टाइम के लिए, क्योंकि आप 4-5 दिन में जीके जीएस का जो इतना वाइड सिलेबस है उसको नहीं कर सकते। और बहुत ही मतलब है भी नहीं ऐसा कोई भी इंसान कि जीके जीएस में 20 में से 20 लगा दे, क्योंकि अब जिस हिसाब से आई थी 3 अप्रैल में जीके, तो बच्चे कह रहे थे कि एकदम अनप्रेडिक्टेबल थी, जो बेसिक क्वेश्चन थे उनको भी थोड़ा मॉडिफाई करके दिया गया था, उनसे भी डीप में पूछा गया था। तो इसलिए आपको जीके जीएस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, पर आप कोशिश करना कि आप ऐसे क्वेश्चन देखो कि जो 11-12 हो वो डुएबल हो, उनको आप अटेम्प्ट कर लेना, और इससे ज्यादा फालतू का अटेम्प्ट नहीं करना। और अगर आपको आते हैं इससे ज्यादा क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। अब फिर उसके बाद जीके जीएस के बाद कौन सा हमारा सब्जेक्ट आता है, जीके जीएस के बाद आता है हमारी मैथ्स। तो मैथ्स के लिए देखो, बहुत बच्चे मैथ्स के लिए ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थी, मतलब बच्चों को जो क्वेश्चंस आते थे वो कर सकते थे, वो उनको अटेम्प्ट कर सकते थे, पर वही है टाइम ज्यादा लग जा रहा था, कैलकुलेटिव हो जा रही थी, तो इसकी वजह से टाइम मतलब और सेक्शंस के लिए नहीं बच पा रहा था। और मैथमेटिक्स में थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है, ऐसा बच्चे कह रहे थे, पर वही टॉपिक है, मतलब उन्हीं टॉपिक से आ रहा है जो पहले आ रहे थे, यानी कि नंबर सिस्टम से हो गया, परसेंटेज से हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से हो गया, टाइम एंड वर्क से हो गया, एंड मेंसुरेशन से भी 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए भी यही है। अब जिन लोगों की मैथ वीक है तो उनको क्या करना है, उनको कुछ भी नहीं करना है, जितने आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं 20 में से उतना कर लो, पर हाँ कोशिश करना कि जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना मैथ के, उनमें से आप 9-10 तो कर ही लो जिनकी मैथ वीक है, और जिनको मैथ आती है तो वो तो कर ही लेंगे, बस यही कि थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइम को देख के करना। अगर ज्यादा टाइम लग जा रहा है, वही बात है कि अगर किसी क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट लग जा रहे हैं या 2 से 3 मिनट भी लग जा रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके अटेम्प्ट करने से जो आपको नहीं आते। तो इसलिए मैथ में यही 9-10। और फिर उसके बाद आती है हमारे दो सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और जो इंग्लिश है, तो देखो हिंदी इंग्लिश का जो लेवल चल रहा है ना वो इजी चल रहा है, मतलब मोस्टली बच्चे 20 में से 20 अटेम्प्ट भी कर रहे थे। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप ज़्यादा नहीं, 18-19 तो आप अटेम्प्ट कर ही लेना दोनों सब्जेक्ट में, क्योंकि उतनी हार्ड आ नहीं रही है, जो अभी तक आ रही है वैसे ही आ रही है। तो हिंदी इंग्लिश को आप कोशिश करना कि पूरे अटेम्प्ट करो, मतलब जो भी आपको जिसमें आप कंफर्म हो। हाँ अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपको दिखते हैं जिन जो आपको नहीं आते या कंफ्यूजन हो रही है तो उनको छोड़ देना, पर कोशिश करना कि इनमें अच्छे से अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं दोनों ही। तो देखो अब फिर क्या बोलते हैं, पार्ट ए के लिए हम मान के चलो कम से कम आपने 1 आवर ले लिया, 1 आवर मोर देन इनफ है।
अब मैं बताऊंगा कि 1 घंटे ही क्यों, क्योंकि हमारा पार्ट बी भी है जिसमें 100 क्वेश्चन है। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन हो गए, देन पार्ट बी में। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट ए की मैंने आपको बता दी, इसको आप अच्छे से याद रखना। यहाँ अभी नहीं, मतलब जब आप पेपर दे के आओगे और इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके बहुत काम आएंगी। फिर उसके बाद पार्ट बी की स्ट्रेटेजी। तो देखो, जब 3 अप्रैल का पेपर हुआ था, 3 अप्रैल का जो पेपर हुआ था ना, वो बच्चे बता रहे थे कि जो पेडागोजी है उसका भी जो लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड हो चुका है। मतलब लेवल जो था वो मॉडरेट टू हार्ड हो गया था पार्ट बी का भी। तो अब आपको क्या करना है? वैसे तो देखो, अब आ तो पेडागोजी रही है, चाहे वो थोड़े हार्ड हो या मॉडरेट हो, अगर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है पेडागोजी को लेके, तो वो तो कर ही लेगा, मतलब उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस में उसको दिक्कत आ सकती है। और कुछ बच्चे ये भी बता रहे थे कि जो क्वेश्चंस थे ना वो थोड़े लेंदी हो गए थे, मतलब एक दो स्टेटमेंट में हो गए थे, और जो उसके क्वेश्चंस थे, मतलब ऑप्शन थे क्वेश्चन के, वो भी थोड़े लेंदी हो गए थे। तो आपको पार्ट बी में यही करना है कि अभी तक जो आपने पार्ट बी में पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, और वहाँ पे थोड़ा माइंड को एक्टिव एक्टिव रखना, थोड़ा काम काम रखना और फोकस्ड रखना। एक दो बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना कि पार्ट बी में हमसे पूछा है तो क्या पूछा है। क्योंकि देखो होता क्या है, हमें लगता है कि पार्ट जो बी है ना उसमें पूछे तो इजी क्वेश्चंस है, हम कर लेंगे। पर जो कई बार क्या होता है, इजी क्वेश्चंस सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं। कई बार हमसे पूछा होता है नॉट और फिर हम लगा देते हैं पॉजिटिव वाला, कई बार हमसे पूछा होता है नेगेटिव, हम लगा देते हैं पॉजिटिव वाला। तो इसलिए हो सके तो क्वेश्चंस को मतलब एक दो बार पढ़ना, अच्छे से समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको हर क्वेश्चन में 5 मिनट ही ले जाने हैं, बिल्कुल भी नहीं। पर इतना तो आप तेज पढ़ सकते हो ना कि मतलब उसमें पूछा क्या है, उसमें कहा क्या है। और क्योंकि ऑप्शन जो है वो भी थोड़े लेंदी हो चुके हैं अब, जैसे कि मतलब 3 अप्रैल को आया था पेपर, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को 2-3 बार, मतलब 2 बार पढ़ लेना कि उसमें पूछा क्या है। और ये जो जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, बिल्कुल भी नहीं बता रहा। ये बच्चों के रिव्यू हैं। अगर इसको आपको प्रूफ चाहिए तो मैं वीडियो में, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो को जहाँ पे ये सारे कमेंट्स आए थे, और वो वहीं पे ही हैं। तो पार्ट बी के लिए आपको यही करना है। तो प्लीज जो पार्ट बी है ना उसके लिए भी मतलब कम से कम एटलीस्ट 1 आवर तो आप बचा के ही रखना, क्योंकि पार्ट बी में भी पूरे 100 क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल भी आ रहे हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड भी आ रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि बिल्कुल सी टेट के लेवल का ही आ रहा है, क्योंकि सी टेट में तो सिर्फ 30 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए तो टाइम भी बहुत मिलता है। पर ये डी ट्रिपल भी है जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पूछता है पार्ट बी में, यानी कि पेडागोजी वाले सेक्शन में। तो आपको बस यही सारी चीजें फोकस करनी है और टाइम को मैनेज अच्छे से करना। और एक और चीज, जब आप पेपर दे रहे हो तो उस टाइम माइंड को फोकस्ड रखना, क्योंकि वहां पे एग्जाम हॉल में जो मतलब टेंशन होती है वो अलग होती है। घर पे अगर हम मॉक दे रहे होते हैं या लाइब्रेरी में मॉक दे रहे होते हैं तो उस टाइम का जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है, और एक एग्जामिनेशन हॉल में जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने पेपर कर रहे होते हैं। मान लो ऐसा ना हो, पर मान लो आप देख रहे हो सारे बच्चों को कि वो पेपर दे रहे हैं और आप थोड़ा मतलब एक कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें अटक गए, तो फिर आपको क्या होता है, नर्वसनेस होने लगती है। तो आपको इस चीज से बचना है, थोड़ा इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो लेना है। और एक और चीज, रीजनिंग के लिए मतलब जो रीजनिंग है ना, आप कोशिश करना कि 2025 और 26 में जो पेपर हुए ना और उनकी जो रीजनिंग आ रही है उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना, मैथ के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके जाना। क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इन दो सब्जेक्ट्स में, तो एग्जाम में उतनी ही मतलब काम आएगी। वो स्पीड जो आपने घर पे इम्प्रूव करी है वो स्पीड आपके काम आएगी एग्जाम में। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की मैंने स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल बता दी है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, मतलब कर देना। और तो बाकी कोई भी डाउट है या क्लासेस वगैरह चाहिए तो आप बता देना, हम आपके लिए अरेंज करवा देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।